नमस्कार। हनुमानगढ़ राजस्थान से मैं आनंद जैन आप सभी का श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबंधन विषयों में रुचियां बढ़ाने और विषय समझ बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत हैं। आज हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योर प्लेलिस्ट में जानेंगे डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, प्रत्यक्ष करों के बारे में, और बहुत विस्तार से समझेंगे आयकर को और जानेंगे कॉरपोरेट टैक्स, पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेन देन कर। तो आज समझते हैं इनकम टैक्स, पर्सनल और कॉरपोरेट, कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है और इनका किस तरह से राजस्व इकट्ठा किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। शुरू करते हैं हमारी प्रत्यक्ष करों के बारे में, डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में ये लर्निंग वीडियो। कॉरपोरेट टैक्स, पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति के लेन देन के कर की भांति आयकर भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि आयकर की घटना और प्रभाव एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। आयकर जैसे प्रत्यक्ष कर को सीधे करदाताओं पर लगाया और वसूला जाता है। हम भारत में आयकर को व्यक्तियों पर लगाते हैं और HFU, हिंदू अविभाजित परिवार हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उन पर भी व्यक्तिगत भांति ही आयकर लगाया जा सकता है। छोटी कंपनियां, फर्में और दूसरी संस्थानों पर भी डायरेक्ट टैक्स के रूप में आयकर को अर्जित आय पर कर के रूप में लगाया जाता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पूरे भारतवर्ष में आयकर को लगाने और एकत्र करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है, और जो केंद्र सरकार के द्वारा पारित आयकर अधिनियम 1961 है, उसके द्वारा पूरे भारतवर्ष में आयकर किस तरह से लगाया जाएगा उसे नियंत्रित और शासित किया जाता है। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहत एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT है, वो पूरे भारत में इनकम टैक्स के प्रशासनिक कार्यों को करता है। हालांकि सारा आयकर केंद्र सरकार के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय का द्वारा निर्मित वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं और उसके द्वारा निर्धारित जो सहायता अनुदान होते हैं या दूसरे जो अंतर सरकारी हस्तांतरण होते हैं, उन जैसे तंत्रों की मदद से इस एकत्रित आयकर का एक हिस्सा सभी राज्य सरकारों के साथ साझा भी करता है। तो इनकम टैक्स को कलेक्ट तो भारत सरकार करती है, लेकिन वो वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के अनुरूप एकत्रित आयकर राशि का केंद्र और राज्यों के बीच में साझा भी बनाती है। जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, उसके आयकर के प्रावधान पूरे भारत में लागू होते हैं, और इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो प्रावधान शामिल है उसमें कर योग्य आय का निर्धारण कैसे होगा वो तय होता है। कर योग्य आय के बाद कर कितने लगेंगे, उस कर की लायबिलिटी, दायित्व का निर्धारण भी यही एक्ट करता है। किस तरह से हम कर मामलों का मूल्यांकन करेंगे, उनके खिलाफ अपील कोई करदाता कैसे कर सकता है, करदाता को दंड के क्या प्रावधान होंगे, उसके खिलाफ अभियोजन मामला किस तरह से चलेगा, वो सारी प्रक्रियाओं का भी उल्लेख इसी इनकम टैक्स 1961 में दिया गया है। साथ ही साथ यही एक्ट आयकर अधिकारियों में क्या शक्तियां होंगी, क्या उनके कर्तव्य होंगे, उनका भी ब्यौरा देता है। तो भारत में आयकर किस तरह से लागू होगा, वो सारी वैधानिक जानकारियां इस अधिनियम, आयकर अधिनियम 1961 में दी गई है, जिसे प्रतिवर्ष जो फाइनेंस एक्ट बजट के साथ शामिल किया जाता है उसके द्वारा संशोधित भी किया जाता है। भारत में आयकर की गणना करने के लिए, कर योग्य आय की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की सभी आय को इन 5 संवर्गों में बांटा गया है, जिसमें से एक नौकरी पेशा आदमी की वेतन या सैलरी की आय हो सकती है, लोगों के पास जमीन या जायदाद हो सकती है, मकान हो सकते हैं, तो उनके किराए से जो आय आती है वो गृह संपत्ति की आय हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गई। इसी तरह से कोई व्यवसाय या पेशे में लाभ होता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस या बिजनेस के जो इनकम होती हैं वो भी व्यक्तिगत आय में जोड़ी जाती है। कुछ पूंजीगत लाभ, पूंजियों में बिक्री करने पर जो लाभ की प्राप्ति होती है वो कैपिटल गेन हो सकता है, और बाकी सारी आय जैसे कृषि या दूसरे कार्यों से जो अन्य स्रोतों से आय आती है वो शामिल की जा सकती है। तो हम सभी प्रकार की आय को
इस तरह से 5 वर्गों में वेतन, गृह संपत्ति से आय, व्यवसाय और पेशे के लाभ, पूंजीगत लाभ और दूसरे स्रोत से लाभ में जोड़ सकते हैं। और इस तरह से जो पांचों मदों से जो कुल लाभ का योग आता है, जो आय का योग आता है, उसमें से सभी प्रकार के जो घाटे होते हैं, लॉसेज होते हैं, उनका समायोजन किया जाता है और घाटों को घटाने के बाद जो सकल कुल आय आएगी वो आयकर गणना के लिए निकटतम 10 के गुणक में पूर्ण कर ली जाती है। अर्थात हम कुल आय में 10 के गुणक के रूप में पूर्णांकित राशि पर कर देयता की गणना करेंगे। आयकर की गणना में जो आंकलन का वित्तीय वर्ष है, उसका अर्थ वो 12 महीने की अवधि है जो किसी साल 1 अप्रैल से शुरू होगी और अगले कैलेंडर ईयर में 31 मार्च को समाप्त होगी। हम जब आयकर की गणना करते हैं तो पिछले वर्ष की जो आय का मूल्यांकन है वो अगले मूल्यांकन वर्ष में करते हैं और उस तरह से मूल्यांकित राशि पर अगले मूल्यांकन वर्ष के नाम से आयकर लगाया जाता है। जैसे चालू वर्ष 2023-24 में जो करदाता अर्जित करेगा आय, उसका आकलन करके कर देयता का निर्धारण करके जो आयकर भरा जाएगा उसका निर्धारण वर्ष अगला 2024-25 माना जाएगा। जब हम अर्जित आय में आयकर की गणना करते हैं तो करों की क्या दर होगी वो उस वर्ष जो वार्षिक वित्त अधिनियम संसद ने स्वीकृत किया है उसके निर्धारित मानदंड के अनुसार होता है। अक्सर हम इनकम टैक्स एक्ट में हर वर्ष बजट के दौरान जो फाइनेंस एक्ट वार्षिक वित्त अधिनियम लाते हैं उसके अनुसार कुछ संशोधन कर सकते हैं। जो व्यक्तियों के लिए आयकर की दरें होती हैं उसे हमने एक वृद्धि मानक के साथ अधिक आय पे अधिक प्रतिशत आयकर के अनुसार स्लैब बनाकर रखा गया है, जो हम अगली स्लाइड में समझेंगे। जो लॉटरी से आय होती है उस पर 30% की दर से आयकर लगाया जाता है। जो दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ होते हैं उन पर आयकर 20% की दर से लगाया जाता है। और अगर हम शेयर मार्केट में जो शेयर सूचीबद्ध हैं उन पर अगर शॉर्ट टर्म कोई गेन लेते हैं, अल्पकालीन पूंजीगत लाभ लेते हैं, तो धारा 111A के तहत ऐसे शेयरों पर अल्पकालीन पूंजीगत लाभ पर आयकर 15% की दर से लगाया जाता है। भारत में 2021 से आयकर के लिए एक नई कर व्यवस्था और एक पुरानी कर व्यवस्था साथ साथ समांतर में लागू है। जो नई कर व्यवस्था है उसमें 2.5 लाख से बढ़ती हुई आय पर 5% अतिरिक्त की दर से आयकर दायित्व बनाए गए हैं। पहले 2.5 लाख तक नई कर व्यवस्था में आयकर देय नहीं है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में जो अतिरिक्त आय होगी उस पर 5% की दर से आयकर दायित्व बनेगा। 5 लाख से ज्यादा और 7.5 लाख की तक की जो अतिरिक्त आय होगी उस पर आयकर की गणना 10% की दर से की जाएगी। 7.5 लाख से 10 लाख के बीच की अतिरिक्त आय पर जो अतिरिक्त आयकर की गणना होगी वो 15% की दर से की जाएगी। 10 लाख से 12.5 लाख के बीच में जो अतिरिक्त आय हुई है उस पर अतिरिक्त आयकर 20% की दर से आंकलन किया जाएगा। इसी तरह से 12.5 से 15 लाख की जो अतिरिक्त आय होगी उस पर अतिरिक्त आयकर 25% की दर से बनाया जाएगा। और 15 लाख से ऊपर की जो अतिरिक्त आय होगी उस पर जो अतिरिक्त आयकर जोड़ा जाएगा वो 30% की दर से जोड़ा जाएगा। और ये जो नई आयकर व्यवस्था है उसमें छूट की राहत और कटौतियां कम है और टैक्स की गणनाएं सरल बनाई गई है और कोशिश की गई है कि सभी लोगों को एक समान कर प्रणाली से सहजता से कर देयता की जानकारियां प्राप्त हों। जो हमारी पुरानी आयकर व्यवस्था है उसमें 3 संवर्ग थे। 60 वर्ष से छोटे सामान्य नागरिक, 60 से 80 के बीच में वरिष्ठ नागरिक और 80 उम्र से ज्यादा अति वरिष्ठ नागरिक। और सभी के लिए 2.5 लाख तक कोई कर देने की देयता नहीं बनती थी, लाइबिलिटी नहीं बनती थी। लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त आय की सीमा 3 लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त आय की सीमा 5 लाख तक रखी गई थी। जबकि अन्यों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए 2.5 लाख से अधिक आय होने पर 5% की दर से कर देयता बनने लग गई थी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए
3 लाख से 5 लाख के बीच की आय के लिए जो अतिरिक्त आय होगी उस पे 5% के हिसाब से कर देयता बनती थी। सभी नागरिकों के पास अगर उनकी आय 5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख तक रहती है तो इस अतिरिक्त आय के लिए उन्हें 20% की दर से कर देयता बनानी होगी। वहीं अगर आय 10 लाख से ज्यादा होती है तो सभी अतिरिक्त आय पर 30% की दर से कर को चुकाना पड़ेगा। तो जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसमें तो 3 टैक्स दरें थी, 5%, 20% और 30%। वहीं नई कर व्यवस्था में 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%, 6 अलग अलग प्रतिशत में कर की गणना करनी होती है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अनेक प्रकार की राहत छूट के रूप में प्राप्त थी और कटौतियां भी उपलब्ध थी जो नई टैक्स रिजीम में नई कर व्यवस्था में उपलब्ध नहीं है। आयकर की धारा 87A के तहत अगर हम सभी प्रकार की छूट और कटौतियों को शामिल करने के बाद यदि सकल कुल आय 50 लाख से ज़्यादा आती है तो जो हम आयकर की गणना करते हैं उस निर्धारित कर पर 10% की दर से अधिभार सरचार्ज भी दे होगा। और यदि सकल कर योग्य आय 1 करोड़ से ज़्यादा है तो अधिभार 15% और अगर सकल कुल आय 2 करोड़ से ज़्यादा है तो निर्धारित कर पर लगने वाला सरचार्ज 25% की दर से होगा। सभी करदाताओं पर जो भी कर योग्य आय पर आयकर बना है और अगर उन्होंने अधिभार दिया है तो अधिभार को जोड़ने के बाद जो कर देयता बनती है उसके साथ 4% की कर राशि पर अतिरिक्त दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर सेश भी एजुकेशन और हेल्थ के नाम से लगाया जाता है। और इस तरह से कर योग्य आय की गणना करके उस पर कर देयता देखकर अगर सरचार्ज दे है तो उसे जोड़कर बाद में अंत में 4% की अतिरिक्त दर से स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर भी लागू किया जाता है। ध्यान रहे, आयकर को हमेशा आय के स्रोत पर काटा जाएगा अर्थात उसका अग्रिम भुगतान किया जाएगा और प्रत्येक क्वार्टर में अर्जित आय का आयकर आयकर विभाग के पास जमा कराना नियमानुसार जरूरी है। जब हम आयकर की गणना करते हैं तो हमारे पास एक टैक्स प्लानिंग कर नियोजन की भी प्रक्रिया होती है और इसके तहत हम अपनी आयकर देनदारी को कर लाइबिलिटीज को कम कर सकते हैं। और इस हेतु हमें जो आयकर कानून है उसकी जो स्क्रिप्ट है और जो नैतिकता के हमारे मायने हैं उसके अनुसार अधिनियम में जो विभिन्न प्रकार की छूट कटौतियां या राहत दी हुई है उन सभी के लाभ को अधिकाधिक प्राप्त करना हमारा अधिकार है। और इन सब का पूर्ण लाभ उठाकर कोई भी व्यक्ति अधिनियम में दिए गए विभिन्न प्रोत्साहन रियायतें भत्ते छूट और राहत का पूरा लाभ उठाकर अच्छा कर नियोजन करके अपनी कर देनदारी को कम कर सकता है। पुरानी कर व्यवस्था में आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई प्रकार की कटौतियां और छूट की राहत करदाता के पास उपलब्ध है। जैसे धारा 80C जो कुछ खास तरह के वित्तीय उपकरणों में निवेश से जो PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो सकता है, LIC हो सकती है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जैसी संस्थाओं में निवेश हो सकता है, ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हो सकती है, दूसरे म्यूचुअल फंड्स जो निर्धारित हैं उनमें अगर निवेश किया जाता है तो निवेश राशि की कुछ छूट कर योग्य आय गणना में हमें प्राप्त हो जाती है और हमारी कर देयता कम की जा सकती है। इसी तरह से धारा 80D के तहत अगर हम स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम में निवेश करते हैं तो हमें कटौतियां प्राप्त होती हैं। धारा 24 के तहत हम अगर घर निर्माण के लिए ऋण लेते हैं तो उस ऋण के ब्याज पर हमें कटौतियां प्राप्त होती हैं और वो ब्याज कटौतियां हमारी कर योग्य आय से हटा ली जाती है। इसी तरह से धारा 80E शिक्षा पर लिए गए ऋण पर जो ब्याज भुगतान किया जाता है उसे कर योग्य आय में से कम कर देती है और इससे कर देयता कम हो जाती है। इसी तरह से हम धारा 80TTA का इस्तेमाल करके बचत खातों के ब्याज से जो आय हुई है उस पर कटौती कर सकते हैं। भारत में वित्त अधिनियम 2021 के तहत एक नई आयकर व्यवस्था को भी स्वैच्छिक रूप से समांतर में प्रस्तुत किया गया है। ये जो नई कर व्यवस्था है उसमें कर दरों को सुव्यवस्थित किया गया है। वो हर 2.5 लाख की अतिरिक्त आय पे 5% अधिक मात्रा में कर देयता बनाती है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की छूटों और कटौतियों को भी
कर व्यवस्था से हटा दिया गया है ताकि करदाता को कर कानून को समझना और उसका अनुपालन करना आसान हो जाए। जो मूल उद्देश्य है इस नए आयकर व्यवस्था का, वो कर आधार को ज़्यादा व्यापक, अधिक लोगों को कर दायरे में लाना और सरकार के राजस्व संग्रह को बढ़ाने में मदद मिले, इस तरह की धारणा है। साथ ही साथ ये करदाता के लिए कर गणना को भी सहज और सरल बनाती है। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष जब केंद्रीय बजट को पेश किया जाता है तो वित्त अधिनियम के तहत कुछ कर नियमों में संशोधन किया जा सकता है, तो हमें नवीनतम कर नियमों और संशोधनों से अपडेट रहना, उनकी जानकारियां रखना बहुत जरूरी है। जब हमें भारत में प्रचलित आयकर पर सही और अद्यतन जानकारी नहीं है तो किसी करदाता को जो पेशेवर कर परामर्शक हैं उनकी सलाह लेनी चाहिए और उनकी मदद से आयकर की गणना करवानी चाहिए। अन्यथा हमें जो आधिकारिक आयकर विभाग के सरकारी स्रोत हैं उनसे संदर्भ लेकर कर की गणनाएं करनी चाहिए, क्योंकि नियमों की अज्ञानता से अगर हम कोई अवहेलना करते हैं तो हमारे ऊपर आयकर अधिनियम की पालना नहीं करने के मामले बनाकर अभियोजन चलाया जा सकता है और हमें दंडित भी किया जा सकता है। पिछले वित्तीय वर्ष में डायरेक्ट टैक्स के बतौर व्यक्तिगत आयकर से 9.6 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए थे, लेकिन कारपोरेट से जो टैक्स के तौर पे आयकर प्राप्त किया गया था उसकी मात्रा व्यक्तिगत आयकर से कुछ अधिक 10.04 लाख करोड़ थी। और इन दोनों के अलावा हम प्रत्यक्ष करों के तौर पे कैपिटल गेन टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन प्रतिभूतियों के लेन देन पर भी कर प्राप्त करते हैं। और ये चारों जो प्रत्यक्ष कर हैं वो अप्रत्यक्ष जीएसटी, कस्टम एक्साइज करों के साथ प्राप्त राशि के साथ मिलकर भारत सरकार के लिए राजस्व का सर्जन करते हैं और उस राजस्व से हम सार्वजनिक सेवाएं, बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी योजनाएं और दूसरे सरकारी व्यय के वित्त पोषण करते हैं। हम बुनियादी ढांचे के विकास के तौर पे सड़कें, रेल, ऊर्जा क्षेत्र में विकास विस्तार, हवाई अड्डों और समुद्री बंदरगाहों के विस्तार और नई आधुनिक टेक्नोलॉजी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, ग्रामीण विकास, सिंचाई और कृषि क्षेत्र की दूसरी योजनाएं और सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण करते हैं। भारत में सभी प्रत्यक्ष करों की जो राशि राजस्व में इकट्ठी की जाती है उसमें कारपोरेट आयकर सबसे ज़्यादा है, हालांकि ये व्यक्तिगत आयकर से मामूली मात्रा में ही अधिक है। हम कारपोरेट आयकर को उन घरेलू कंपनियों और विदेशी कंपनियों और दूसरे निगमों से एकत्र करते हैं जो भारत में पंजीकृत रहते हुए कार्य करते हैं और मुनाफा अर्जित करते हैं। जो कॉरपोरेट टैक्स की कर दरें हैं वो कंपनी के प्रकार, उसके टर्नओवर और जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो निर्धारित मानदंड है उनके कारकों के आधार पर अलग अलग हो सकती है। हम आमतौर पे घरेलू कंपनियों पर फ्लैट एक समान कारपोरेट कर 25% की एक समान दर से लेते हैं। हालांकि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में बनी हुई कंपनियों पे कर में कुछ छूट भी प्राप्त है, जबकि हम विदेशी कंपनियों पर या तो 30% की दर से या 40% की दर से अर्जित आय पर कर लगाते हैं। और ये 30 या 40% उस देश जिसकी वो विदेशी कंपनी है और हमारे देश के बीच में जो वित्तीय संधियां हैं उसके आधार पर इस कर का निर्धारण होता है। और जब कभी भी कॉरपोरेट से कुल कर योग्य आय 10 मिलियन रुपए से ज़्यादा हो जाती है, 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर 10% का एक अधिभार भी देय हो जाता है। और सभी जो प्रभावी आयकर होता है उस पर हम अधिभार के तौर पे स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर के तौर पे 4% की एक अतिरिक्त राजस्व वसूली भी कंपनियों से करते हैं। तो इस तरह से कॉरपोरेट टैक्स घरेलू और विदेशी कंपनियों और निगमों से भारत में अर्जित मुनाफे पर लगाया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण पूंजीगत लाभ कर, कैपिटल गेन टैक्स भी है। हम पूंजीगत लाभ कर को भूमि, भवन या कोई दूसरी गृह संपत्ति, वाहन या जो हमारे पेटेंट ट्रेडमार्क होते हैं या कोई मशीनरी है, लीज में कोई हमारे पास अधिकार प्राप्त है या हमारे आभूषण है या स्टॉक मार्केट की कोई इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड है या कोई दूसरा मूल्यवान पूंजीगत संपत्ति है, उसकी बिक्री करते हैं या हस्तांतरण करते हैं और इस हस्तांतरण में हमें कोई मुनाफा अर्जित होता है
तो उस अर्जित मुनाफे पर पूंजीगत लाभ कर देय होता है। पूंजीगत लाभ कर की जो कर की दरें हैं वो परिसंपत्ति को हमने कितने समय तक बेचने से पहले, खरीदने के बाद धारण किया है, होल्ड कितना रखा है, उस होल्डिंग अवधि पर निर्भर करती है। और अगर हमारी होल्डिंग अवधि 36 महीने से अधिक समय की है तो हम संपत्ति को दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति मानेंगे। भूमि, भवन और गृह संपत्ति के लिए यही 36 महीने की अवधि घटाकर 24 माह रखी गई है। और अगर हम किसी पूंजी को दीर्घकालीन समय तक रख के बाद में बिक्री और हस्तांतरण करते हैं तो इस तरह के दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ पर 10% की दर से कर देयता बनती है। वहीं जो दूसरी पूंजीगत लाभ स्थितियां हैं उन्हें हम अल्पकालीन पूंजीगत लाभ स्थितियां कहेंगे और उन पे कर देयता कुछ अधिक 15% रखी गई है। साथ ही साथ दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ और अल्पकालीन पूंजीगत लाभ पर कुछ खास शर्तों के अनुसार छूट और कटौतियां भी अलग अलग दरों के साथ उपलब्ध हैं। तो जब कोई कर देयता करता है, कर की प्लानिंग करता है, तो उसे इस तरह की छूट और कटौतियों की भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। प्रतिभूति लेन देन कर, शेयर ट्रांजैक्शन टैक्स STT एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है और इस तरह का प्रतिभूति लेन पर जो कर है वो भारतीय शेयर बाजार में जब हम कोई शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर या शेयर डेरिवेटिव या इक्विटी से जुड़ी हुई कोई म्यूचुअल फंड जैसी प्रतिभूतियों का लेन देन करते हैं तो उस पर लगाए जाने वाला कर है। और इस तरह का प्रतिभूति लेन देन कर दोनों प्रतिभूतियों के खरीदार और विक्रेता दोनों पर कर देयता बनाता है और सरकार की तरफ से स्टॉक एक्सचेंज किसी भी प्रतिभूति लेन देन के दौरान इस कर को इकट्ठा करता है और सरकार के खाते में सीधे जमा हो जाता है। तो जो स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स है वो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा क्रेता और विक्रेता दोनों से कलेक्ट कर लिया जाता है जैसे ही वो किसी प्रतिभूति का लेन देन करते हैं। भारत में किसी जमाने में दो और प्रत्यक्ष कर, एक लाभांश वितरण कर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और एक संपत्ति कर, वेल्थ टैक्स भी लागू था, लेकिन इन्हें अबोलिश समाप्त कर दिया गया है। 2020 के केंद्रीय बजट में हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर, लाभांश वितरण कर को समाप्त कर दिया है। जो पहले शेयर धारकों को जब कोई कंपनी लाभांश वितरित करती थी तो उस वितरण के दौरान कंपनियों पर लगाया जाता था। अब ये जो लाभांश है वो व्यक्तिगत आय मानी जाती है और लाभांश की इस आय का अब शेयर धारक अपने व्यक्तिगत आयकर में कर बनाता है। जो संपत्ति कर है वो व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों की एक निर्धारित सीमा से अधिक की संपत्ति होने पर लगाया जाता था। हालांकि हमने 2015 में इस संपत्ति कर को समाप्त कर दिया है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि बजट के दौरान जो वित्त अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है या कोई अन्य अधिसूचना जारी करके कानून बनाने की बात होती है, उससे आयकर संबंधी कानून में कोई संशोधन या सरकारी नीतियों में कोई बदलाव होता है तो हमें अपनी आयकर की गणना और आयकर की रिटर्न भरते समय उन सब बदलाव और संशोधनों की जानकारी होनी चाहिए। और हमें किसी विशेष वर्ष में जो प्रत्यक्ष कर के बारे में लागू प्रावधान है उसकी सटीक जानकारी के लिए या तो किसी ज्ञानी पेशेवर से मदद लेनी चाहिए या फिर आयकर विभाग की जो अधिकृत सूचनाएं होती हैं उनसे पूरी तरह से अपडेट रहना जरूरी है। तो आयकर रिटर्न भरना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें सभी कायदे कानूनों की पालना जरूरी है और कायदे कानूनों में जो बदलाव होते हैं, परिवर्तन होते हैं, संशोधन होते हैं, उसकी नवीनतम सटीक जानकारी रखना भी जरूरी है। अन्यथा हमें चूक होने पे भारी दंड या किसी अभियोजन का भी शिकार होना पड़ सकता है। आपने इस खूबसूरत ज्ञानवर्धक वीडियो की मदद से डायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष करों के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त की है। आप आयकर को अच्छी तरह से समझ गए हैं, उसकी गणना किस तरह से होती है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स किस तरह से इनकम टैक्स एक्ट की अनुपालना कराता है, ये भी बात आपको समझ में आई होगी। आपने ये भी जाना कि कारपोरेट टैक्स का राजस्व में योगदान व्यक्तिगत आयकर से भी थोड़ा अधिक है और पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेन देन कर किस तरह से लागू होता है ये भी आपने जाना। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी लर्निंग वीडियो भी इतनी ही ज्ञानवर्धक है। इस वीडियो का एक अंग्रेजी भाषा रूप भी ईवी मार्किंग के साथ, टाइटल में ईवी लिखे हुए के साथ उपलब्ध है। आप इन लर्निंग वीडियो के नोट्स भी चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारा काम अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें।
आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, अच्छा समय गुजरे। फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।